हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है, ऑप्शंस में है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, सामाजिक असमानताओं का अध्ययन या फिर सामाजिक विघटन का अध्ययन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह सामाजिक विभेदों का अध्ययन है और सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सामाजिक स्तरीकरण की बात की जाए तो ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, स्तरीकरण की जो व्यवस्था है, ये सार्वभौमिक व्यवस्था है या सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर समाज में ये हमें स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। अब है क्या, होता क्या है? तो समाज में जो समूह हैं उनको विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा या इसमें सामाजिक स्तरीकरण में समाज में समूहों को विभिन्न स्तरों में बांटने की ये प्रक्रिया है और ये हर समाज में देखने को मिलता है। इसीलिए इसे सार्वभौमिक व्यवस्था या सार्वभौमिक प्रक्रिया कहा जाता है। बस अंतर सिर्फ ये होता है, किसी समाज में स्तरीकरण अधिक देखने को मिलता है तो किसी समाज में स्तरीकरण कम देखने को मिलता है। ठीक है। और जो समूह हैं, ठीक है, उनको बोला गया है कि विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। ठीक है। तो उनका जो विभाजन है उसके कुछ निश्चित आधार होते हैं। ठीक है। जैसे कि प्रतिष्ठा, धन, शक्ति, ठीक है, इन सभी का विभाजन जो वितरण होता है असमान होता है। ठीक है। असमान वितरण जो होता है प्रतिष्ठा, धन, शक्ति का विभिन्न समूहों के बीच में, ये जो वितरण है वो ही सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक है। तो यहाँ इसमें हम विभेदों का अध्ययन करते हैं और असमानताओं का हम अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं। ऑप्शंस में है आय समूह, जमींदारी और आसमी समूह, जातीय तथा वर्ग और प्रजातीय समूह। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति और वर्ग। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का स्वरूप पूछा गया है तो जाति और वर्ग, कास्ट एंड क्लास हो जाएगा। बोटोमोर, ठीक है, बोटोमोर की बात करें तो इन्होंने जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके 4 स्वरूप बताए थे। ठीक है। पहला उन्होंने बताया दास प्रथा। पहला क्या बताया? दास प्रथा। दूसरा बताया है जागीर प्रथा। ठीक है, दूसरा क्या है? जागीर प्रथा। तीसरा है जाति व्यवस्था। तीसरा जाति व्यवस्था और चौथा वर्ग व्यवस्था। ठीक है। ये किसने बताए हैं सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप? बोटोमोर ने। आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताए जाते हैं उनके प्लीज़ नोट्स बनाते रहा करिए। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है क्योंकि। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इसका आधार धार्मिक है। ऑप्शन बी कह रहा है यह एक प्रदत्त परिस्थिति है। ऑप्शन सी इसका संबंध परंपराओं से है एंड ऑप्शन डी इसका संबंध जजमानीय व्यवस्था से है। तो जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है क्योंकि यह एक प्रदत्त परिस्थिति है। ठीक है, व्यक्ति को जन्म के साथ ही यह मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मजूमदार एंड मदान, ठीक है, मजूमदार एंड मदान आपने नाम सुना होगा। इनकी बुक का नाम क्या है जो कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। बुक का नाम ध्यान से सुनिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये इनकी बुक का नाम है। और जिसमें कि उन्होंने कहा है, ये स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति को इन्होंने बंद वर्ग बताया है, वर्ग शब्द का प्रयोग किया है, बंद क्लोज, ठीक है, बंद वर्ग है। तो जाति को एक बंद वर्ग कहा है मजूमदार एंड मदान ने। कूले की बात करते तो कूले की भी डिफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। वर्ग की बात कर रहे हैं ये, जब एक वर्ग पूरी तरह से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंद वर्ग बताया है जाति को वो मजूमदार एंड मदान ने बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था का आधार सामाजिक मूल्य है या किसका कथन है। सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था का जो बेस है उसको सोशल वैल्यू माना है किसने। ऑप्शंस देख लेते हैं चलिए। टॉलकट पार्सन्स, किंग्सले डेविस, मेल्विन ट्यूमेन, राधा कमल मुखर्जी। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो बेस है सोशल वैल्यू किसने बताया है, पार्सन्स ने, टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स संपत्ति को, ठीक है, संपत्ति यानी पूंजी को परिस्थिति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पार्सन्स हैं, ठीक है, किसने संपत्ति को परिस्थिति निर्धारण में एक कारक बताया, महत्वपूर्ण कारक, तो पार्सन्स हैं। और समाज में पार्सन्स कहते हैं कि कुछ जो पद होते हैं या परिस्थितियाँ होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब चूंकि ये पद महत्वपूर्ण है तो इनका निर्धारण, ठीक है, कि कौन से पद महत्वपूर्ण होंगे, इसका निर्धारण समाज में जो मूल्य होते हैं, मूल्यों या फिर लक्ष्यों के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन से पद जो है समाज में महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए ये इनका जो स्थिरीकरण का जो आधार है वो सामाजिक मूल्यों व लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मूल्यों लक्ष्यों पर सामाजिक स्थिरीकरण का जो आधार है वो मूल्यों लक्ष्यों पर आधारित है या निर्भर करता है, इस तरीके से पूछा जाए तो पार्सन्स है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। पहला है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नामक पुस्तक डेविस तथा मूर ने लिखी है। सेकंड है वह एक प्रकारवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, यह एक प्रकारवादी दृष्टिकोण है, ऐसा होगा। थर्ड है इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण को एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता कहा है। फोर्थ है इनके अनुसार स्थिरीकरण सार्वभौमिक अवधारणा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह प्रकारवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण, इनकी डेविस एंड मूर के बारे में बात हो रही है, सामाजिक स्थिरीकरण को प्रकारात्मक आवश्यकता कहा है और इनके अनुसार स्थिरीकरण सार्वभौमिक अवधारणा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बुक गलत है। ठीक है, बुक गलत है। बुक का नाम क्या है, यह लेख है। ठीक है, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत दिया। किसने, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने दिया हुआ है। ठीक है, और इनका क्या कहना है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर वर्ग ना पाया जाता हो, सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, सभी समाजों में जो स्थिरीकरण की व्यवस्था है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर वर्ग से संबंधित अवधारणाएं बतानी है क्योंकि कौन सी सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। दूसरा है वर्ग व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के अवसर अधिक होते हैं। तीसरा है यह पश्चिम देशों की अवधारणा है। एंड लास्ट फोर्थ है जनजातियों में वर्ग व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर सही क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये वर्ग की हम बात करें, जो स्ट्रैटिफिकेशन का स्वरूप है वर्ग है। ठीक है, ये सार्वभौमिक स्वरूप है स्थिरीकरण का और वर्तमान में समाज में वर्ग स्थिरीकरण का क्या है, ये प्रमुख स्वरूप उभर करके सामने आया है, देखने को मिलता है हर समाज में। ठीक है, मार्क्स भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहने की जगह क्या कहते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है, वर्ग प्राणी कहते हैं। कार्ल मार्क्स व्यक्ति को सामाजिक प्राणी कहने की जगह, कहने के स्थान पर वर्ग प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने आधुनिक पश्चिम समाज में 4 वर्ग की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन्होंने नहीं बताया। एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार कराया जा चुका है पहले। ऑप्शंस देख लेते हैं। संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग, पतित बुर्जुआ, नीले वस्त्र श्रमिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस क्लास की बात उन्होंने नहीं की है, संपत्तिहीन बुद्धिजीवी वर्ग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
4 वर्गों की बात की है, यानी कि संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, पतित बुर्जुआ और नीले वस्त्र श्रमिक। ठीक है, ये एग्जाम में ये आप लोगों को बताया गया। फोर्थ कौन सा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था या फिर आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। तो जजमानी व्यवस्था क्या है, कैसी व्यवस्था है। आर्थिक सांस्कृतिक व्यवस्था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जजमानी व्यवस्था है क्या। विभिन्न जातियों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, समझौता है, जिसके माध्यम से वे अपनी सेवा और वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और इसके माध्यम से जातियाँ वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान करती है, जो जजमानी व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें जो जातियाँ होती हैं जो अपनी सेवाएं लेती हैं, ठीक है, ले रही हैं दूसरी जाति से, तो ऐसे लोगों को जो सेवाएं वस्तुएं ले रही हैं दूसरी जातियों से ऐसे लोगों को जजमान कहा जाता है। वे जजमान की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी ओर वे जातियां जो सेवाएं दे रही हैं दूसरी जातियों को, ठीक है, देना, ठीक है सर, जो सेवाएं हैं वस्तुएं हैं देती हैं, वे कमीन की श्रेणी में आती हैं। कमीन उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक फोल्डर मिलेगा जजमानी सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये व्यवस्था होती क्या है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे आई थिंक शायद उसी वीडियो में कराया भी गया है। ऑस्कर लेविस ने क्या कहा है उसके बारे में भी उसमें बताया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन देख लेते हैं। ऑस्कर लेविस से बताना है कि कौन सा संबंधित है, मतलब कि सही क्या है ऑस्कर लेविस के अनुसार जो उन्होंने कहा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया। दूसरा, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना है। तीसरा, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड, प्रकार्यात्मक नहीं माना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया है, रामपुर गांव का अध्ययन किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो दृष्टिकोण था प्रकारवादी नहीं था, संघर्षवादी था। संघर्षवादी दृष्टिकोण से इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। इनकी जो बुक है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर, क्या नाम है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्वीपर, ये इनकी बुक का नाम है, जिसमें कि इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की हो। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने शोषणकारी व्यवस्था बताया है। कैसी व्यवस्था बताया है, शोषणकारी व्यवस्था बताया है। ऐसी व्यवस्था जिसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। ठीक है, प्रकारवादी दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। जजमानी व्यवस्था को प्रकारवादी बताया है। किसने बताया था, वो विलियम वाइजर थे। यहाँ पर ऑस्कर लेविस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, जजमानी सिस्टम कैसा है, शोषणकारी व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, जो उच्च जातियां होती हैं वे निम्न जातियों का शोषण करती हैं, ऐसा लेविस का कहना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, सामाजिक स्त्रीकरण समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। दूसरा है, सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में ऊर्ध्वाधर विभाजन है। तीसरा है, सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक स्त्रीकरण जो है सार्वभौमिक है, हर समाज में देखने को मिलता है। ठीक है, ये व्यवस्था स्त्रीकरण की, और व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है ताकि जो समाज की व्यवस्था है वो बनी रहे। नेक्स्ट है, अब निम्न में से वर्ग व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन यहाँ पर सही हैं ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, एक वर्ग व्यवस्था को मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। ठीक है, जो वर्ग व्यवस्था है, क्लास सिस्टम है, उसको एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। दूसरा, एक वर्ग व्यवस्था को समानता सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि एक वर्ग व्यवस्था को एक बंद व्यवस्था माना जा सकता है। एंड लास्ट है, एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति पद क्रम में ऊपर नीचे आ जा सकता है। तो यहाँ पर सही बताना है क्या है।
बंद वर्ग जो एक वर्ग व्यवस्था है उसको बंद व्यवस्था माना जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है। दूसरा, इसमें सामाजिक गतिशीलता से इसकी पहचान हो सकती है, पहचान की जा सकती है। एक वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति ऊपर पद के क्रम में ऊपर नीचे आ जा सकता है यहाँ पर, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड अ फोर्थ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुल्डनर, इनकी अच्छा एक डिफिनीशन है। गुल्डनर क्या कहते हैं कि जो सामाजिक समूह है, एक सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों व परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है। इसको उन्होंने वर्ग बताया है। ठीक है, वर्ग क्या है, वर्ग में एक सोशल ग्रुप, ठीक है, एक सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों या फिर परिवारों का योग है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग समान होती है, उसको वो वर्ग बताते हैं। और इसकी विशेषताओं की बातें की जाए तो वर्ग में क्या होता है, समूह का उतार चढ़ाव वर्गों में जो कि होता है, और इसमें इसको अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, वर्ग चेतना इसमें पाई जाती है, समान परिस्थिति होती है, ऊंच नीच की भावना पाई जाती है, कम स्थिरता होती है। ठीक है, वर्ग व्यवस्था में क्या होती है, कम स्थिरता होती है, स्थिर नहीं होती है, और गतिशीलता होती है, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। ठीक है, तो ये कुछ थी। नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक स्त्रीकरण के लक्षण। ऑप्शंस में है समाजों में विभाजन, समाजों के अंदर विभेदीकरण, पद सोपान, व्यक्तियों के मध्य असमानता। तो यहाँ पर सामाजिक स्त्रीकरण के लक्षण हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समाज में कई विभिन्न समूहों के बीच में ये एक स्थायी विभाजन है। ठीक है, जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो स्थायी विभाजन है, जिसका आधार क्या होता है, धन हो सकता है, जन्म, आयु, वर्ग, आय, जाति, ये सभी इस विभाजन का आधार हो सकते हैं। और इन सभी समूहों में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों का शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, समूह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी समूहों में श्रेष्ठता व हेयता, यानी कि जो उच्च और निम्न की भावना है वो पाई जाती है। सभी समूहों के बीच में धन, शक्ति, प्रतिष्ठा और जो अवसर हैं उनका असमान वितरण होता है स्ट्रैटिफिकेशन में, और ये एक सार्वभौमिक अवधारणा है, हर समाज में ये स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आदान प्रदान, सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और परंपरागत ग्रामीण भारत में व्याप्त है। बी कह रहा है एकांतिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और भारत में व्याप्त है। सी है पारस्परिक सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और ग्रामीण भारत में व्याप्त है। एंड ऑप्शन डी है आदान प्रदान, सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और आधुनिक भारत में व्याप्त है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पारस्परिक सेवा तथा जातीय अंतर्निर्भरता का प्रकार, जो कि ग्रामीण भारत में पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वाइजर ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था यूपी के करीमपुर गांव का, और इनकी बुक का नाम क्या था, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ठीक है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है इनकी बुक का नाम, जिसमें कि उन्होंने जजमानी सिस्टम यानी कि जो जजमानी व्यवस्था होती है उसको एक प्रकारात्मक संस्था बताया था, और ये व्यवस्था सभी जातियों को एक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है जजमानी व्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का जो उपागम है इनमें से कौन सा है, एकल आयामी है, द्विआयामी है, त्रिआयामी है, चतुर्आयामी है। तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के स्टडी के लिए मैक्स वेबर ने जो उपागम दिया था, ठीक है, अध्ययन किया था, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एंड ये आपके एग्ज़ाम में भी पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है, वो नेट के एग्ज़ाम एंड पीजीटी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ये त्रिआयामी। ठीक है, त्रिआयामी कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो उनका अध्ययन है, उपागम है स्ट्रैटिफिकेशन में, उसके 3 आयाम है, 3 पक्ष हैं। पहला बताते हैं वर्ग, ठीक है, पहला क्या है वर्ग, दूसरा है प्रतिष्ठा, दूसरा क्या है प्रतिष्ठा, यानी तीसरा है
दल, पार्टी, ठीक है, ये तीनों ही क्या कहते हैं अलग अलग हैं। और वेबर मार्क्स के विपरीत कहते हैं कि जो वर्ग है वो प्रतिष्ठा और शक्ति को निर्धारित नहीं करती है, लेकिन हाँ, ये जो वर्ग है वो प्रतिष्ठा और शक्ति को प्रभावित कर सकती है। मार्क्स क्या कहते हैं, वर्ग से ही शक्ति, जो वर्ग है उससे ही शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में मार्क्स के कहें बात तो वर्ग प्रतिष्ठा और शक्ति को निर्धारित करता है, ठीक, ये कहना मार्क्स का है। लेकिन वेबर क्या कह रहे हैं, ये तीनों ही अलग अलग है, वर्ग प्रतिष्ठा दल अलग अलग हैं। वर्ग प्रतिष्ठा और शक्ति को निर्धारित नहीं करती है, लेकिन हाँ, वो प्रभावित ज़रूर कर सकती है, ऐसा कहना वेबर का था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकारात्मक आवश्यकता मानते थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। मार्क्स व ट्यूमेन, मैक्स मुलर, पार्सन्स व मूर, लिपसेट। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को प्रकार्यात्मक आवश्यकता किसने माना है? पार्सन्स एंड विल्बर्ट मूर। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पार्सन्स प्रकारवादी में आते हैं, ठीक है। इनके स्त्रीकरण का जो सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु या जो आधार है वो क्या है, सोशल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य है, और जिसके आधार पर ही किसी व्यक्ति या समूह का समाज में मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्ति या समूह को कौन सा पद दिया जाए, ठीक, ध्यान रखिएगा। स्ट्रैटिफिकेशन, पार्सन्स का जो स्ट्रैटिफिकेशन की जो थियोरी है उसका जो आधार बिंदु है, मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो सामाजिक मूल्य है, जिसके आधार पर ही किसी व्यक्ति या समूह का मूल्यांकन किया जाता है कि व्यक्ति या समूह को कौन सा पद, कौन सा स्थान दिया जाए। डेविस एंड विल्बर्ट मूर के बारे में बात की जाए तो इनका जो लेख है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड जो थियोरी थी वो उन्होंने उसमें दी हुई थी, उसमें बात की हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातिगत स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पद क्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पद क्रमित किया? ऑप्शंस में है एल ड्यूमो, एफ बेली, एस सी दुबे, पार्सन्स। तो यहाँ पर एल ड्यूमो हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक है होमो हायरार्कीज है, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार पूछी जाती है। और इनका क्या कहना था कि जो जाति व्यवस्था है वो खंडों का योग है, प्रत्येक खंड दूसरे खंड के साथ सोपानबद्ध स्तर से, सोपानबद्ध संबंध से व्यवस्थित होता है, ठीक है। जाति व्यवस्था को खंडों का योग किसने कहा, ऐसे पूछ सकते हैं, पूछा भी जाता है, तो लुइस ड्यूमो है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को, ठीक है, उस व्यवस्था को जिसके आधार पर यह अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे कहते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, जमींदारी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था, या फिर में से कोई नहीं। पारंपरिक भारतीय समाज में उस व्यवस्था को जिसके आधार पर अपेक्षा होती थी कि प्रत्येक जाति समूह अन्य जाति समूह को कुछ मानवीकृत सेवाएं प्रदान करेगा, उसे हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह दृष्टिकोण की वर्ण व्यवस्था एक व्यवस्था है तथा जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना, ठीक है। जो वर्ण व्यवस्था है वो एक व्यवस्था है, सिस्टम है, और जाति व्यवस्था एक वर्गात्मक योजना। ऑप्शंस में है मैकिमेरेट, मिल्टन सिंगर, आंद्रे बेत्ते, योगेंद्र सिंह। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे बेत्ते हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्त्रीकरण के अध्ययन का ख्याति सूचक उपागम संबंध है, आपको काफ़ी बार कराया जा चुका है। रिचर्ड सेंटर्स, रॉबर्ट लीड, लॉयड वार्नर, मैक्स मुलर। तो स्त्रीकरण के अध्ययन का ख्याति सूचक उपागम किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है, लॉयड वार्नर से, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनकी बुक क्या है जिसमें उन्होंने बात की, द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी, द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी, ये इनकी बुक है जिसमें कि उन्होंने ये जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है, और उन्होंने 6 वर्गों की भी बात की थी, आप लोगों को 6 वर्गों के नाम भी बताए गए हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। लास्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रतिमानों के रूप में
प्रस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, कोजर, टीबी बोटोमो। तो सामाजिक स्थिरीकरण के प्रतिमानों के रूप में प्रस्थिति समूहों एवं सामाजिक वर्गों में जो अंतर है वो मैक्स वेबर ने किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर भारतीय जाति को एडवांस प्रस्थिति समूह भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय जाति को एडवांस प्रस्थिति समूह इन्होंने वेबर ने कहा है एंड ये आपके एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।